जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं पर हेल्थ एक्सपर्ट से बात करते हैं और जानते हैं समस्या की जड़, इलाज और पूरे समस्या को। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ डॉक्टर उसामा अख्तर जुड़े हैं जो यूनानी रोग विशेषज्ञ हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे ब्लड प्रेशर के मुद्दे पर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, जोहार जी। तो सबसे पहले आज हम ब्लड प्रेशर पर बातचीत करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर एक्चुअली जो है, जो हमारा हार्ट जो का काम है, समझिए हमारे बॉडी के अंदर में हार्ट जो है एक पंप की तरह है, मोटर की तरह, जो हर वक्त जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन को मेडिकल टर्म में बोला जाता है सिस्टोल करना या सिस्टोलिक, उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और फिर रिलैक्स हो जाता है फिर हार्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स हुआ। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। प्रेशर होता है जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारी धमनियाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये खून की जो नालियाँ हैं हमारे बॉडी के अंदर में, उनके जो वाल पे या उसकी जो आउटर लेयर पे जो प्रेशर पड़ता है सिस्टोल के टाइम में, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जब भी किसी का आप सुनते होंगे प्रेशर कितना है तो बोलता होगा नॉर्मली कि हमारा 120 120/80 है, 130/90 है, या 140 जो है। तो 130 और 90 क्या है? एक्चुअली जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम में जो हमारी जो धमनियों पे और जो वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो सिस्टोलिक प्रेशर हुआ, जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है। उसी के बाद हार्ट जब फिर रिलैक्स होता है तो उस टाइम में भी हमारे वेसल्स पे प्रेशर होता है, नहीं तो जो है बिल्कुल नील नहीं होता है। वो प्रेशर रिलैक्स होने के बाद फिर पंप करेगा वो। तो उस टाइम में जो सिस्टोलिक टाइम जो डायस्टोलिक के टाइम पे जो प्रेशर होता है वो जो रिलैक्सेशन में वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कितने प्रकार के ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ होती हैं? ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ एक्चुअली उसका जो है रीज़न वाइज उसको 2 कैटेगरी में उसको बांटा गया है। पहली बात तो है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, या जिसका जो है कोई प्राइमरी हाइपरटेंशन ऐसा हाइपरटेंशन होता है जिसमें एग्जैक्ट उसका रीज़न पता नहीं कि वो क्यों हाइपरटेंशन हो रहा है। और जब भी वो ब्लड प्रेशर जब आइडियोपैथिक या उसको बोलते हैं जिसका रीज़न एक्चुअली पता नहीं है, तो उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर तो आपका बढ़ रहा है और रीज़न एक्चुअली एग्जैक्ट पता नहीं है, तो अकॉर्डिंग सिर्फ तो उसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए हम उसमें मेडिकेशन देते हैं। दूसरा जो होता है जिसमें आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो किसी न किसी कारण से, यानी कि आपको बॉडी के अंदर कोई बीमारियां हैं, उन बीमारियों की वजह से, मतलब वो सेकेंडरी टाइप हो रहा है, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर हो रहा है, यानी कि उसका रीज़न पता है आपको कि मान लीजिए कि आपका किडनी में प्रॉब्लम हो रही है या लीवर में प्रॉब्लम हो रही है या आपके बॉडी स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके से जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो यानी कि आपको रीज़न पता है कि किडनी में प्रॉब्लम है, तो फिर किडनी का ट्रीटमेंट उसमें मतलब फर्स्ट फोकस आपका जो है ब्लड प्रेशर तब भी कम करने के लिए मेडिकेशन उसमें चलेगा, लेकिन आपका जो प्राइमरी जो रीज़न उसका जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में उसको मतलब कम करने के लिए फिर मेडिसिन देते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका जो है वो होता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट कॉज तो उसमें हम नहीं बोलेंगे कि क्या कॉज है, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। मान लीजिए कि किसी की स्मोकिंग की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। एग्जैक्ट वो कॉज नहीं कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब जो हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स होती है, जो खून की धमनियाँ होती हैं वो थोड़ी सख्त हो जाती है। जब ब्लड हार्ट पंप करेगा तो जब कोई चीज़ उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा वो सख्त हो जाएगी, उसके अंदर जो है लचीलापन नहीं रहेगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो क्या है, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा उसके ऊपर, जो हार्ट पंप कर रहा है तो ब्लड तो फ्लो कर रहा है, लेकिन ब्लड फ्लो के साथ में आपका जो है उसमें आपका जो वाल है उसके हार्डनिंग की वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा उसमें, चूँकि वो तो रिलैक्स नहीं हो, रिलैक्स होकर पानी की थोड़ा सा फैल जाता तो ब्लड प्रेशर कम होता, लेकिन वो जो है आपका लचीलापन नहीं हो रहा है, वो जो डायलिटेशन उसका कम हो रहा है, यानी कि फैलाव उसका ब्लड वेसल्स का आपका लचीलापन नहीं होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जैसे स्मोकिंग की वजह से। इसी तरीके से रिस्क फैक्टर में आपका शराब नोशी है या जो है अल्कोहल का कंजम्पशन है। शराब पीने की वजह से भी जो है आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो उनकी खून की धमनियाँ हैं, वो और हार्डनिंग की वजह से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसी तरीके से और दूसरे कारण, जैसे आपका जो है खान पान में अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं मान लीजिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है
बारीक बारीक जो है आपका फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या है कि नैरोइंग ऑफ द वेसल्स होती है। उसमें तो क्या है हार्डनिंग हो रहा था आपका स्मोकिंग की वजह से या उस तरह के लिए, इसमें क्या है कि फैट का डिपोजिशन हो रहा है जिसकी वजह से नैरोइंग ऑफ द वेसल्स हो रही है। अब नैरोइंग होगी, ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो तो एज इट इज़ है जितना है वो, और ब्लड का आपका जो जितना एक वन टाइम में जितना वॉल्यूम वो पंप कर रहा है एक फोर्स के टाइम पे, तो वो उतना ही करेगा। तो जब ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होगी तो उसकी वजह से क्या है कि प्रेशर पड़ेगा वाल के ऊपर, तो वो फिर उस तरीके से वो कंडीशन होती है। आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी का फैट जो है आपका कम होगा, ब्लड के जो वेसल्स है उसके अंदर इलास्टिसिटी मेंटेन रहेंगी, नैरोइंग नहीं होगी, तो वो एक फैक्टर होता है। और फिर ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि कभी कभी क्या है कि महिलाओं में एक एज फैक्टर भी होता है। जैसे एज में भी क्या होता है, एज के साथ में हमारे ब्लड वेसल्स में जो है आपका जो है फैट का डिपोजिशन होने लगता है धीरे धीरे। दूसरी चीज़ हार्डनिंग होती है, दोनों चीज़ें उसमें होती है। तो एज जैसे जो लेटर एज होते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि ब्लड प्रेशर भी कैटेगरी वाइज मतलब एज के अकॉर्डिंग जो है उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। मान लीजिए कोई यंग एज का है 20 to 30 ईयर का, उसका ब्लड प्रेशर अगर 120/80 तो नॉर्मल हम लोग बोलेंगे। इसी तरीके से अगर 150/90 अगर उसका है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ओल्डर एज का है पेशेंट, मान लीजिए 60 के आसपास में है एज उसकी है, और उसका अगर 150/90 तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसको नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ा है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग चूँकि उसकी ब्लड वेसल्स हार्ड हो रही है और नैरोइंग ऑफ द वेसल्स हो रही है, जिसकी वजह से उसमें वो नॉर्मल कैटेगरी में मतलब बहुत माइनर मतलब बोलेंगे कि बहुत माइल्ड जो है हाइपरटेंसिव है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर वही उनको अगर 180/100 हो रहा है तो फिर वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसका जो है जिक्तुद्दम कवी जिसको हम लोग बोलते हैं वो बढ़ा हुआ है फिर, तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है। इसी तरीके से जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम में एक हाइपरटेंशन होता है, उसको मतलब प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया बोलते हैं। एक्चुअली जो है वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ महिलाओं को ये कंडीशन देखने में मिलती है, सब में नहीं। उसमें क्या होता है कि 150/90 अगर होता है ब्लड प्रेशर तो उसको प्री एक्लेम्सिया बोल रहे हैं, और किसी में मान लीजिए कि 190 और 110 तक चला जा रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, तो वो फिर एक्लेम्सिया में मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसमें फिर बॉडी के अंदर स्पाज्म होने लगता है, बॉडी अकड़ने लगती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें मेडिकेशन दिया जाता है। तो ये ऐसे कैटेगरी। फिर जो है आपका रिस्क फैक्टर में एक चीज़ जो है आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन में आपका रेस में भी है। जैसे ब्लैक में जो है जो नेग्रॉइड जो रेस है उनके अंदर जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है, हम लोग जैसे इंडियंस हैं जिनमें जो कलर्ड में आते हैं या वाइट है उनके कंपैरिजन में उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो ये एक रेस वाइज भी होता है कि वो उनके अंदर में ज़्यादा है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। तो इस तो रेस में के अकॉर्डिंग मतलब ये डिफरेंट है, आपका खान पान से हो सकता है। रिस्क फैक्टर में ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सारे नेक्रोइड्स का है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो एग्जैक्ट ये रीज़न नहीं पता है, लेकिन ये ऐसा देखा जाता है कि उनमें ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे प्राइमरी हाइपरटेंशन में। चलो ये तो हो गए मुख्य कारण ब्लड प्रेशर के। और आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो आप इसका कॉन्सेप्ट ज़रा हमें क्लियर करें कि क्या है ये हाई ब्लड प्रेशर किसे होता है और लो ब्लड प्रेशर किसे होता है, और इन दोनों का अपना अपना क्या कारण है, मुख्य कारण। सबसे पहले इसमें जब मैं बता रहा था उसमें एक चीज़ छूट गई थी, और जैसे खान पान में जैसे एक होता है कि जो हाई इंटेक ऑफ सोडियम जो है, आप जो है सॉल्ट का कंजम्पशन अगर ज़्यादा करते हैं तो वो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में रिस्क फैक्टर है। उसके कारण क्या है कि साल्ट जो है आपका जो भी सॉल्ट अगर आप यूज़ करते हैं खाने में, तो क्या होता है कि वो सॉल्ट का ये एक ऑस्मोसिस मतलब हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में कि ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्ट जो है वाटर को रिटेन करता है या वाटर को एब्जॉर्ब कराता है ज़्यादा हमारे ब्लड। तो ज़्यादा अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या है हार्ट हमारे ब्लड वॉल्यूम में सॉल्ट की वजह से अगर हो रहा है तो क्या है कि हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसकी वजह से किडनी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि वो फिर सॉल्ट को हमारे बॉडी से बाहर जाना है तो वो किडनी के ज़रिए ही वो यूरिन से फिल्टर आउट होकर के बाहर जाता है। अभी आपने जो नेक्स्ट जो आपने सवाल हाई ब्लड प्रेशर और हाई और ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जो है, तो एक्चुअली क्या है ब्लड प्रेशर हम लोग बोलते हैं सिर्फ डिजीज़ में, दोनों कंडीशन में अब डिजीज़ के कैटेगरी में आएगी। हाई ब्लड प्रेशर किनको होता है ये आप पूछना चाह रही है ना। हाई ब्लड प्रेशर तो मैंने जो अभी बताया रिस्क फैक्टर इनको हो सकता है। अब जैसे कोई हाई इंटेक ऑफ सोडियम अगर करता है खान पान में तो उसको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा है कि वो उसका सोडियम का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, सॉल्ट का ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है और फैटी फूड लेता है तो उसको ज़्यादा
ब्लड प्रेशर होगा। लेकिन अगर लो ब्लड प्रेशर के भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे ब्लड वॉल्यूम की कमी, अगर कोई एनीमिक है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसका लो ब्लड प्रेशर हो। ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है कि जैसे खान पान में अगर जो कम जो है प्रोटीन वाली चीज़ें या ऐसे फूड से जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो और उनका अगर वो कंजप्शन करता है तो उस कंडीशन में भी आपको ब्लड प्रेशर जो है घटेगा। ठीक है। उसका फिज़िकल एक्टिविटी अगर जो है मतलब लेजीनेस अगर है, आपका हार्ट जो है एक्चुअली जब पंप करता है तो उसमें मेनली जो है हार्ट पंप में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनका रोल होता है, जो कि वो हार्ट पंप करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अगर किसी को इनकी कमी हो रही है, सोडियम, पोटेशियम की और आपका जो है कैल्शियम की, तो उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये है। और खान पान में की कमी है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ये भी ब्लड प्रेशर को, जैसे अगर हमारे पास अगर कोई क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले अगर कोई चल करके आ रहा है, दौड़ करके आ रहा है, तो क्या होगा, क्लिनिक में आने के बाद में या हॉस्पिटल में आता है तो उसमें ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ आएगा। तो उसको थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट उसको बोलेंगे कि आप जो है आराम से रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद भी ब्लड प्रेशर उनका चेक करने के लिए। क्योंकि अगर वो दौड़ करके आ रहा है, ब्लड प्रेशर अगर हम उस टाइम में चेक करते हैं तो बढ़ा हुआ आएगा, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से प्रेशर सडनली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज कोई कर रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज के टाइम में तो उसका प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन बाकी टाइम में उसका ब्लड प्रेशर या तो नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल से थोड़ा सा कम ही रहेगा। ठीक है। लेकिन जो लेज़ी होंगे, जो जिनका फिजिकल वर्कआउट नहीं होगा, जिनका फिजिकल एक्सरसाइज न करते हो, और वो अगर ब्लड प्रेशर अगर वो चेक कराते हैं तो उनका आमतौर से बढ़ा हुआ आएगा। तो उसका रीज़न वही है कि आपका फैट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है आपका पड़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ा हुआ नॉर्मल रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी के टाइम में तो सबका बढ़ेगा, लेकिन जो लेज़ी है या हेल्दी है, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उनका ज़्यादा बढ़ेगा फिजिकल एक्टिविटी टाइम में। चूँकि आप यूनानी चिकित्सक हैं, जी जी, और मैं जानना चाहूँगी कि यूनानी चिकित्सा में ब्लड प्रेशर का बैलेंस रखने के लिए और सही रखने के लिए क्या कुछ इलाज है? देखिए, इलाज में तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हमारे यहाँ है इलाज बिल ग़िज़ा, जिसको बोलते हैं डाइटोथेरेपी। सबसे पहले डाइट पे ही, जैसे मैंने बताया कि लो सोडियम इंटेक है, फिजिकल एक्टिविटी है, रियाजत बोलते हैं, तो उनको हम पहले तो फर्स्ट स्टेप में अगर कोई आता है, मान लीजिए किसी का 140/90 है, तो उनको हम सबसे पहले उनको एडवाइस ही यही करते हैं कि आप जो है अपना खान पान सही कर लें इनिशियल स्टेज में, अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें, उसके बाद मेडिकेशन जो है सेकेंडरी स्टेज में हम कहते हैं कि मेडिकेशन में ब्लड प्रेशर, फिर अकॉर्डिंग टू कॉज भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। मान लीजिए किसी को आपका जो है हाई आपका जो है ब्लड प्रेशर हो रहा है, सिर्फ जो है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, तो उसमें डाययूरेटिक देते हैं, यानी कि जो मुदिरात हम लोग बोलते हैं उसको, डाययूरेटिक्स, यानी जो कि आपका यूरिन से मतलब किडनी से फिल्ट्रेशन बढ़ा करके यूरिन के ज़रिए जो है आपका ब्लड वॉल्यूम को जो एक्स्ट्रा हो रहा है अगर, तो उसको कम करके देते हैं, जिसके अंदर में जो है हम लोग शरबत बजूरी, बनादिकुल बजूरी, शरबत बजूरी, मोतदिल, ये मेडिसिन देते हैं। अगर मान लीजिए किसी को जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन है और इस तरह का ब्लड वॉल्यूम का हमको केस नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे एक हमारे यहाँ बहुत ही फेमस मेडिसिन है, जिसको बल्कि यूनानी के फादर ऑफ मेडिसिन जिनको कहा जाता है हकीम अजमल खान, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च भी करवाया है। एक जो है एक केमिस्ट थे जो है सलीमुज़्ज़मा साहब, उनके ज़रिए से असरोल के ऊपर एक प्लांट है, असरोल जिसका नाम है, उसका साइंटिफिक नेम है राउल्फिया सर्पेंटाइना। आमतौर से गाँव में उसको पागल बूटी, चंदन बूटी के नाम से भी जाना जाता है। सर्पगंध जो है असरोल सर्पगंधा भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है स्नेक टाइप की, जैसे बोलते हैं कि उसकी स्मेल होती है उस प्लांट का जो रूट होता है और उसका, तो उसकी वजह से उसको सर्पगंधा भी बुलाते हैं, सर्प सांप की तरह उसके अंदर स्मेल सी आती है। उसको ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं सिंगल ड्रग्स के तौर पर, और उसमें जो है बहुत सारे केमिकल जो है, जो मैंने बताया सलीमुज़्ज़मा साहब जो केमिस्ट थे उन्होंने निकाला, उसमें उसका नाम फिर उन्हीं के नाम पर रखा गया, अजमलिनेसिन। हालांकि उसके अंदर और सर्पेंटीन भी पाया था, अलग अलग जो उसके अंदर अल्कलाइड्स होते हैं जो कि आपको ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर कंपाउंड फार्मुलेशन में उसी असरोल के नाम पे, जैसे असरूफिन के नाम से आता है, हब्बेज़ाराकी भी देते हैं उसमें, जो है कि वो जो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, ठीक है। डायबिटीज के तौर पे बताया मैंने कि जो है अगर मान लीजिए किसी का फैट जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बॉडी जो है उसका फैट है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है आपका फैट का डिफ्यूजन हो रहा है, नैरोइंग ऑफ दी वेसल्स हो रही है, उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस तरीके की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन के साथ में वो देते हैं कि फ़ैट भी उसका बॉडी से रिड्यूज हो। उसके अंदर में जो है सुफ़ेम महजिल है, ज़ीरा वगैरह है, ये सब हम लोग देते हैं ताकि वो बॉडी का फैट उससे रिड्यूज हो और फिर ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रहे। जी,
तो और मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आमतौर पर तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा उम्र हो जाने पर लोगों में ज़्यादा दिखती है, लेकिन आज के ज़माने में बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है या यंगस्टर्स में भी हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो क्या कारण है इसके मुख्य कारण? ब्लड प्रेशर यंगस्टर में तो बहुत रेयर में कम में मिलता है, लेकिन उसका कारण जैसे मैंने कहा आपको शुरुआत में, जैसे कि आइडियोपैथिक मतलब जिसका कुछ कारण पता नहीं कि क्यों हो रहा है, बहुत है ना, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो मैंने बताया था, तो उसमें किसी को भी हो सकता है वो। उसमें जैसे कुछ रिस्क फैक्टर जैसे मैंने बताया, तो उन रिस्क फैक्टर में से कुछ अगर वो करते हैं, मान लीजिए कोई अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है यंगस्टर, तो उनको हो सकता है वो हाई कंजप्शन ऑफ जो है सोडियम जो है क्लोराइड जो है, जो आपका सॉल्ट जो नॉर्मल ईटिंग सॉल्ट है उसका कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी यंगस्टर को हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपका टेंशन, जो है स्ट्रेस, जो है आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे अभी के जो यंगस्टर्स में उसके ऊपर जो है पढ़ाई का अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हो, या फिर वो फैमिली का कुछ ऐसा मैटर उसका स्ट्रेस ले रहा हो, तो उस कंडीशन में भी उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से हाइपोटेंशन जो ब्लड प्रेशर की कमी है वो डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, मतलब कोई डिप्रेस्ड है बिल्कुल, तो उस कंडीशन में वो यंगस्टर का भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी, किसी एज ग्रुप में फिर वो डिप्रेशन की वजह से नहीं, वो फिर एज ग्रुप से हट करके वो किसी भी एज ग्रुप में वो डिप्रेशन की वजह से हाइपोटेंशन हो सकते हैं। तो ये मतलब अकॉर्डिंग मतलब ये रिस्क फैक्टर है, 100% ऐसा नहीं बोलेंगे कि यही फैक्टर होगा कि जिसकी वजह से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है यंगस्टर्स में, लेकिन ये रिस्क फैक्टर है कि इनकी वजह से हो सकता है, उनको होने के चांसेस होते हैं इसमें। जी, आपने कहा कि दूसरी बीमारियों के कारण बीपी की बीमारी होती है, जी। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि बीपी के कारण भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि बीमारियाँ एक दूसरे से कुछ कोरिलेटेड, अब जैसे कोई डायबिटिक है सिंपली है, तो डायबिटीज़ एक जो है आपका कारण है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। ठीक है। और डायबिटीज़ की वजह से आपका जो है किडनी अफेक्ट करता है, लेकिन हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से भी आपकी किडनी अफेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से कोरिलेशन होता है इन बीमारियों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इस बीमारी से यही है, अब सिर्फ मान लीजिए हाइपरटेंशन है आपको, तो हाइपरटेंशन से आपका विजन प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक कारण हाइपरटेंशन किसी और मान लीजिए किडनी में प्रॉब्लम की वजह से आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हुई, और हाइपरटेंशन की वजह से हालांकि किडनी गड़बड़ होने की वजह से आपका आँख खराब नहीं हो रही है, लेकिन किडनी की वजह से आपका जो है अगर प्रॉब्लम हो रही थी, उससे किडनी से फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, किडनी फेलोर की तरफ आप जा रहे थे, एक्यूट किडनी फेलोर या क्रोनिक किडनी फेलोर जो भी हो कंडीशन हो, तो उसमें क्या है कि आपका हाइपरटेंशन होगा। और हाइपरटेंशन की वजह से क्या है कि आपकी जो रेटाइनल आर्टरीज होती हैं उनको डैमेज करती है, उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर की वजह से फिर आपको जो है विजन प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी बीमारियां एक दूसरे से कोरिलेट करती है, मतलब आपका प्राइमरी कॉज जो है आपका जो है वो हाइपरटेंशन नहीं है, दूसरा है, लेकिन दूसरे कारण से हाइपरटेंशन हुआ और हाइपरटेंशन से फिर आपको विजन प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से और दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे जो सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कशिन सिंड्रोम है, मरफान सिंड्रोम से, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स होते हैं, उनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, मतलब ये सेकेंडरी हो गए, है ना, मतलब जिसमें कारण पता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम है उसकी वजह से, यानी कि आपको फिर रूट कॉज को ट्रीट करना होगा साथ में, उसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें सिर्फ रिस्क फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट कारण नहीं पता होता है कि क्या होगा, तो उसमें ब्लड प्रेशर का मेनली ट्रीटमेंट आपको करना होता है। अब प्राइमरी जो है कारण तो पता नहीं है, उसमें फिर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, कुछ डाइट का जो है आप जो है उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो कोई उनको हो सकता है कि उनको जो है टेंशन हो रही है, कुछ फैमिली टेंशन है, एजुकेशन का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, सोसाइटी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं तो कुछ उस तरह का टेंशन हो, सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो उनको उस हिसाब से उनको काउंसलिंग करना होता है, बताना होता है कि आप जो है इस पे फोकस कीजिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जी, फिर भी ये तो हो गई आम बीमारियाँ, मतलब जब बीपी अगर हाई बीपी किसी को हो गया तो कई बार देखते हैं बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है, या फिर किसी को पैरालिसिस तक मार देता है, या फिर हार्ट अटैक भी हो जाता है। कभी कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, बीपी हाई हो गया, हार्ट अटैक की भी समस्या। नहीं, बीपी हाई होने की वजह से हार्ट अटैक तो नहीं होता है, ये हार्ट अटैक दूसरी केस है। लेकिन हाँ, जो अभी आपने बोला कि वो ब्रेन हेमरेज होता है, ये बहुत कॉमन है। जैसे बहुत सारे पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं एपिस्टेक्सिस जो नक्सीर फूटना बोलते हैं जिनको, नाक में जो है आपका वुडरफ एरिया होता है और लिटिल्स एरिया नाक में जो कुछ वहाँ पर डिफरेंट टाइप का जो है आर्टरी, थेमोइडल आर्टरी और उनकी सप्लाई हुई, मतलब आर्टरी बोलते हैं जो खून की धमनियाँ जो पतली पतली नाक के अंदर में, ठीक है।
तो प्रेशर अगर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपका कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है। तो आमतौर से वहीं से ब्लीडिंग होगी जहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स या आर्टरी जो है, आपकी जो खून की धमनियाँ जहाँ पर वीक होंगी या कमज़ोर होंगी। तो आमतौर से जो नाक में जो वुडरफ एरिया, इलेक्ट्रिकल एरिया वहाँ पर से होता है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी ब्लड ब्लीडिंग वहाँ से होगी नाक से, लेकिन ये किसी तरीके से बोले कि आपको सेफ़ होता है ये, कि आपका जो है एपिस्टेक्सिस हुई, नक्सीर फूट गई और आप जो है सेफ़ हो गए। अगर दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि आपका ब्रेन में भी कुछ जो है वेसल्स हैं, आर्टरीज जो है कि जो वीक होती हैं इजीली, जो रप्चर कर जाती है। और अगर ब्रेन में रप्चर होता है तो फिर वही ब्रेन हेमरेज वही कहलाता है कि वहाँ पर आसपास में फिर ब्लड जो है आपका जो है फ्लो, अब तो यहाँ नाक से फूटेगी बाहर निकल जाएगा आपका, लेकिन ब्रेन में अगर आपका जो है इंटरनली ब्रेन हेमरेज होता है तो ब्रेन के जो डिफरेंट जो आपका स्कल का एरिया है वहीं पर जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो कोगुलेट करने लगेगा, यानी जमने लगेगा वो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर वो आपका जो है ब्रेन का जिस एरिया में भी ब्रेन हेमरेज के बाद जो वहाँ पर ब्लड जो है वूजिंग करके या हेमरेज के बाद में जो एक्यूमुलेट करके कोगुलेट कर रहा है, तो वहाँ पर वो ब्रेन के एरिया को अफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा। और वो ब्रेन के एरिया जिस हमारे बॉडी के पार्ट को कंट्रोल कर रहा है वो एरिया पैरालाइज्ड हो जाएगा। पैरालिसिस और जो है ब्रेन हेमरेज अलग अलग मतलब वो नहीं है। ब्रेन हेमरेज की वजह से जो एरिया ब्रेन का अफेक्ट हो रहा है अब वो पैरालाइज कर जाएगा, वो चूँकि काम नहीं करेगा। और ब्रेन का ये है कि जैसे हमारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन हैं अगर एक बार डैमेज होते हैं तो उसके अंदर मतलब करेक्शन या वो रिकवरी होना, मतलब वो हीलिंग का जो है उनके अंदर कैपेसिटी होती है। लेकिन ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है तो फिर उसमें हीलिंग का चांसेस नहीं होते। अगर सडनली अगर उसमें से अगर रिमूव कर लिया जाए कुछ वक्त के अंदर तो वो मतलब डैमेज इतना ना हो कि वो हीलिंग का प्रोसेस में जाए, तो उससे पहले अगर वो रिकवरी हो गई या हीलिंग हो गई तो फिर ठीक है। वरना फिर अगर डैमेज एक बार हो गया ब्रेन का, अगर ब्रेन हेमरेज हुआ है तो फिर जो पैरालिसिस हुआ तो रिकवरी के चांसेस बहुत रेयर है, मतलब नहीं के बराबर बोल सकते हैं उसको। और मैं पूछना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं कई बार उन्हें भी बीपी की परेशानी देखने को मिलती है। जो मैंने बताया अभी आपको जैसे कि वो आपको उसमें है कि गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन उनको बोलते ही है, प्रीक्लेम्सिया, मतलब उन बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ और भी दूसरी प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जिनका सीरम बिलिरुबिन गैस्ट्रेशनल जिसको बोलते हैं कि जॉन्डिस हो गया है, सिर्फ जो है कुछ महिलाओं को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होती है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में उनको शुगर हो गया, लेकिन जैसे ही उनकी जो है डिलीवरी के बाद में फिर वो नॉर्मल जो है ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है। तो इसी तरीके से आपका गैस्ट्रेशनल जो है हाइपरटेंशन होता है जिसको दो कंडीशन में कैटेगरी में बल्कि डिवाइड किया गया है। जो है एक तो है प्री एक्लेम्सिया, दूसरा है एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में जो है ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता है कि उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करे, ठीक है। उसके अंदर और भी दूसरे फैक्टर्स मतलब प्रॉब्लम होती है जो है प्री एक्लेम्सिया में। उसमें से एक है कि उसको बोलते हैं 150 से 90 के आसपास में ब्लड प्रेशर हो, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं उस कंडीशन में। लेकिन जो इक्लेम्सिया होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है, उसमें इवन की जो है आपका जो फीटस जो ग्रो कर रहा है आपका यूट्रस में उसको डेथ होने के चांसेस होते हैं, इस तरीके से होता है। और उसके अंदर जो है बहुत सारी लेडीज़ को क्या होता है कि बहुत 200 या 200 से अबव ब्लड प्रेशर चला जाता है, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है मोर देन 100, 120, 30, 40 तक भी जा सकता है इस कंडीशन में। और फिर पूरे बॉडी के अंदर स्पाज्म होने लगता है, बिल्कुल बॉडी अकड़ने लगती है ना। तो जैसे लगता है कि किसी को टेटनी जैसे बॉडी में होती है ना, उस कंडीशन में हो जाता है। तो वो थोड़ा सा सीवियर और ख़तरनाक होता है मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी, दोनों के लिए जान का ख़तरा उसमें हो सकता है। तो उस तो इसी में मैं पूछना चाहूँगी, महिलाओं में जो समस्या होती है हर महीने मेंस्ट्रुअल की जो समस्या होती है, तो उसमें भी देखने को मिलता है किसी को पीरियड्स क्रैम्प के साथ साथ मूड स्विंग्स के साथ साथ बीपी भी कई बार लो हो जाता है लड़कियों का, और उससे काफ़ी परेशान होती हैं वो। तो वो क्या कारण है? देखिए, एक तो देखिए कि जो मेंस में जो है आपका जो नॉर्मल हमारा बॉडी का जो ब्लड है वही उसमें से ऊजिंग करके आपका यूट्राइन जो एक लेयर होती है उसमें बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में हमारा जो नॉर्मल ब्लड है जो बॉडी के अंदर से, उसी में से आकर के वो इंडोमेट्रियम में एक लेयर हर मंथ में आपकी बनती है और बॉडी का ही ब्लड होता है। तो उस टाइम में एक तो मूड स्विंग होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस भी होती है और क्रैम्प्स होता है, चूँकि यूट्रस जो है फिर उसको हर महीने फिर एक्सपेल आउट करता है आपका जो है बर्थ कैनाल के थ्रू। तो अब
क्या होता है कि एक्सपेल आउट कर रहा है, उसी यूट्रस का जो एक सर्विक्स बोलते हैं जिसको कि मेडिकल टर्म में, जिसको यूट्रस का मुंह आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से वो उसकी वो नैरो होती है थोड़ी। और कभी कभी क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम की जो वाल होती है ब्लड के साथ जो है वो शेड ऑफ होती है, मतलब वो निकलती है, समझिए ब्लड भी आ रहा है और साथ में जो इंडोमेट्रियम की वाल जो है वो शेड ऑफ होकर के, मतलब वो एक लेयर समझ लीजिए निकल रही साथ में। वो हर महीने वो लेयर ग्रो करती है, ब्लड वेसल्स की तरह ही वो लेयर होती है, ब्लड वेसल्स ही मैक्सिमम उसमें होते हैं, और फिर वो जो है शेड ऑफ होती है। शेड ऑफ होने में क्या है कि सर्विक्स की कैनाल जो होती है वो बहुत मतलब उसका जो डायमीटर होता है, जो उसका मुंह, जो यूट्रस का बच्चेदानी की मुंह, तो वो नैरो होती है। अब उसमें से कभी कभी क्या होता है, शेड ऑफ होने में कभी लार्ज पार्टिकल जो है शेड ऑफ होते हैं। अब उसको जब एक्सपेल आउट करना होता है तो यूट्रस के अंदर बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब वो यूट्रस, चूंकि उसको बाहर निकालना है उसको, जैसे बेबी डिलीवरी के टाइम में क्या है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसी तरीके से उस टाइम में भी कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता है। और वही क्रैम्प्स टाइप के पेन होते हैं, जैसे लगता है कि कोई मरोड़ या निचोड़ रहा है जो है आपका जो है यूट्राइन एरिया में, जो पेल्विक एरिया जो होता है, तो उसमें तो चूंकि एक्सपेल आउट करना चाहता है वो, और उन्हीं लेडीज़ में ज़्यादा होता है जिनके ड्यूरिंग में जो है लार्ज पार्टिकल जो है शेड ऑफ होकर के जो है बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ रहे हैं उसमें। समझती हूँ। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारी बातें हमने कर ली। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसी कोई मुख्य बातें बीपी के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो छूट गई हो तो। देखिए, बीपी के लिए जैसे कि नॉर्मल तो मैक्सिमम बातें कवर कर गई, लेकिन मैं बीपी कंट्रोल करने के लिए आप घरेलू तौर से क्या कर सकते हैं, मेन उस पर फोकस हम लोगों को करना चाहिए। सबसे पहली तो एक है कि टेंशन फ्री लाइफ रहनी चाहिए। टेंशन, अगर आपका टेंशन में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। टेंशन में आपका जो है आपका डिप्रेशन भी है, और जो है आपका कुछ दूसरी चीज़ें, चिंताएं ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब वो, तो एक तो वो चीज़ें ना ले, तो उससे ब्लड प्रेशर आपका घट बढ़ दोनों सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अपना डाइट को रेगुलेट करिए, ऑयली या जो है या फैटी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवॉइड करें, और जो है ग्रीन लीफी और फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स को ज़्यादा फोकस करें खान पान में, एक्सरसाइज करें, ये चीज़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और विस्तार से ब्लड प्रेशर के बारे में सारी जानकारी दी। तो इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।